अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुष्य आपके साथ है अपने आज के व्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने कहा तुम बैंक से भी निकाल कर दे सकती हो। शन्नो बोली मैंने कहा ना मेरे पास इतनी रकम नहीं है, बैंक में भी नहीं है। शन्नो, मैंने बरहमी से कहा, मैंने तुम्हें अब तक कोई 2.5-3 लाख रुपए दिए हैं और तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास 10,000 भी नहीं है। ये मैंने कब कहा? मेरा मतलब रुपयों से था। सारी रकम के मैं प्राइस बॉन्ड्स ले लेती हूँ कि शायद किस्मत से कुछ निकल आए, तो इंतज़ार। मेरा मतलब है कि इतनी रकम हो जाए कि तुम कोई कारोबार कर सको। कारोबार को डालो भाड़ में, बस इतनी रकम हो जाए कि मैं शादी कर सकूं। बहरहाल प्राइस बॉन्ड ही दे दो, मैं काम चला लूँगा। प्राइस बॉन्ड बैंक लॉकर में है, घर में इतनी बड़ी रकम नहीं रख सकते। मैंने दांत पीसे, बाबा बैंक से ही ला दो। बैंक में तो कोई बाबा नहीं है। वो हंसी। वैसे तुम्हें 10,000 की रकम की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? क्या फिर कोई चक्कर चलाने जा रहे हो? ऐसा ही समझ लो, मैंने गोल मोल अंदाज में जवाब दिया। कब ला कर दे रही हो? अब बैंक मेरे बाप का तो है नहीं, कल खुलेगा तो ला दूंगी। वो मुसलसल रकम की बात से बोर हो गई थी, गालिबन वो चाहती थी कि मैं उस पर बात करूं। लिहाजा मैंने पैंतरा बदला और जब शन्नो 10 मिनट बाद वहाँ से गोली की तरह रवाना हुई तो बेहद शर्माई हुई, थोड़े से गुस्से में थी। बाकी गुस्सा वो मेरी कमर पर पत्थर मार कर उतार चुकी थी। मैं कमर के दर्द को बहादुरी से बर्दाश्त करता सीढ़ियाँ उतर गया। मुस्तकबिल में मुझे ऐसे बहुत से दर्द लाहक होने वाले थे। मैंने मौलवी को नाजो के कमरे के सुराख में झांकते हुए रंगे हाथों गुद्दी से पकड़ा। अभी क्या कर रहा है ये? मस्तूरात के कमरों में झांकता है? छोड़ो, अंदर एक नहायत मुखर्रिबुल अखलाक खातून रहती है। उसने शोर मचाने के बजाय मिनमिना कर कहा, अच्छा मैं भी देखूं कि वो क्या अखलाक सोज हरकत कर रही है। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से नाजो के बजाय जिम्मी बरामद हुआ। वो सख्त घबराया हुआ नज़र आ रहा था। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने उसे गौर से देखा। कुछ नहीं, मैं अपना किराया वसूल करने आया था। जिम्मी इतना बदहवास था कि ये पूछे बगैर वहाँ से तकरीबन भाग गया कि मैंने मौलवी की गर्दन क्यों पकड़ रखी है। उसने दोबारा मिनमिना कर कहा, अजी देखा तुमने ये मोटा अंदर क्या कर रहा था? नाजो ने बाहर झांका। ये क्या कर रहे हो? उसने हैरत से कहा। मैंने मौलवी को अंदर धक्का दिया और ख़ुद भी अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये मौलवी ताले के सुराख से अंदर झांक रहा था। नाजो ने खूनी अंदाज में मौलवी की तरफ देखा। शक तो मुझे पहले भी था। एक बार मैं कपड़े बदल रही थी तो दरवाजे पर खटका हुआ। मैंने जल्दी से बाहर झांका तो ये खबीस अपने कमरे में घुसता नज़र आया था। मौलवी का रंग पहले खिफ़त से जर्द और फिर नाजो की जानिब से दस्तराजी के बाद सुर्ख और बाज़ जगहों से अनाबी हो गया था। नाजो मारपीट की माहिर थी। मौलवी की नाक खौफनाक हो गई थी और उसकी एक आंख सूज जाने के बायस बंद हो गई थी और दूसरी में तारे नाच रहे थे। इसका अंदाज़ा मुझे इस वक्त हुआ जब नाजो ने उसकी तशरीफ़ पर लात मारकर उसे कमरे से निकाला तो वो अपने कमरे की तरफ जाने के बजाय उसकी मुखालिफ सिमत में मुड़ गया था। आइंदा ये किसी के कमरे में नहीं झांकेगा, नाजो ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। वैसे मौलवी को ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा। न जाने कब से वो झांका ताकी कर रहा था। मैंने मैनी खैज़ अंदाज में कहा तो नाजो सुर्ख हो गई। बाय द वे, ये जिम्मी किस चक्कर में आया था? किराया लेने? गालिबन ये रुकावत का मसला है। मौलवी तुम्हें अपनी दूसरी मनकूहा के ओहदे पर फाइज करने पर गौर कर रहा है। पहली क़ज़ाए इलाही से फौत हो गई है। जहन्नम में डालो इन दोनों को। ये बताओ कि कैसे आना हुआ? नाजो, मेरे पास एक आइडिया है। अगर अमल किया जाए तो वारे न्यारे भी होंगे और कोजेक को सज़ा भी मिल जाएगी तुम्हारे मामले में टांग अड़ाने की। ना बाबा, उसने फ़ौरन इनकार कर दिया। मुझे अपनी जान प्यारी है और अभी मैंने दुनिया में देखा ही क्या है। देखा तो तुमने इतना कुछ है जो लोग 60-70 साल की उम्र में नहीं देख पाते। मगर नाजो सोच, कब तक यूं ही छुपती रहेगी हाथ पर हाथ रखे? कमाओगी नहीं तो गुजारा कैसे होगा? तुम कोजेक और चांदी वाला से छुपकर सारी उम्र यहाँ नहीं रह सकती। नाजो फिक्रमंद नज़र आने लगी। उसने जवाब दिया, मैं ये शहर ही छोड़ दूँगी। तुम जानते हो कोजेक कितना सफाक आदमी है और फिर औरतों के मामले में तो नदीदा भी है। नहीं, मैं उसके पास जाने का रिस्क भी नहीं ले सकती।
चलो अगर ऐसा कोई बंदोबस्त हो जाए कि कोजेक तुम्हें पहचान ही ना सके तो फिर मैं सोच सकती हूँ, लेकिन पहले तुम आइडिया बताओ। मैंने अगले 1 घंटे में उससे ज़रा तफसील से अपना आइडिया समझाया तो उसकी आंखें खुल गईं और उसने गर्मजोशी से मुझे गले लगा लिया। मान गए उस्ताद, क्या प्लान सोचा है? ये क्या बदतमीज़ी है? मैंने उसे पीछे धकेल दिया। आराम से बैठो, इसी खुशी में तुम्हें चाय पिलाती हूँ, अपने हाथ से बनाकर। उसने कहा तो मैं समझ गया कि चाय का सिर्फ बहाना था, वरना वो प्लान पर गौर करना चाहती थी। उसने चाय बनाई और मेरे सामने लाकर रख दी। मुझे शामिल समझो, लेकिन मेरे पास लगाने के लिए कुछ नहीं है। इसकी तुम फिक्र ना करो, मैंने जवाब दिया। चाय सचमुच अच्छी थी। रकम कितनी मिल सकती है? नाजो ने असल बात पूछी। कम से कम 10 लाख रुपए, मैंने कहा तो नाजो के होंठ सुखड़ गए थे। तुम्हें यकीन है कि हम कोजेक से इतनी रकम निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे? अगर प्लान के मुताबिक अमल किया जाए तो ये मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि चारा इतना ज़बरदस्त है कि कोजेक या उसकी कबील का कोई फ़र्द लालच में आए बगैर नहीं रहेगा। इसमें मरकज़ी किरदार तुम्हारा है। अगर तुमने उसे अच्छी तरह अदा किया तो कोई वजह नहीं कि कोजेक चक्कर में ना आ जाए। नाजो ने कुछ देर सोचा। मैं कर लूँगी, मगर मुझे क्या मिलेगा? 50-50। अगर तुम काम करोगी तो प्लान और सरमाया मेरा है। ख़तरा हम दोनों के लिए बराबर है। मैं आर या पार वाले मूड में हूँ। अब मैं कोशिश करते करते तंग आ गया हूँ। अम्मा और खाला लाउड स्पीकर तो मुझसे दिल बर्दाश्ता हैं ही। इन दिनों शन्नो भी कुछ मायूस लग रही है। जाहिर है जब हमारे मोहब्बत उतरने लगता है तो ऐसा ही होता है। नाजो ने तंज किया। शन्नो को ऐसा मत कहो, वो अपनी जगह दुरुस्त है। उसने अपनी सारी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता कर रखी हैं, और मैं ही कुछ नहीं करूँगा तो उसे मायूसी तो होगी। मैंने अफसुर्दगी से कहा तो नाजो शर्मिंदा नज़र आने लगी थी। काम कब करना है? पहले तो तैयारी करना होगी, और अभी मुझे एक फाइनेंसर भी पकड़ना है। फाइनेंसर? नाजो चौंकी। कौन है वो? जिम्मी, मैंने मुस्कुरा कर कहा। जिम्मी ने अपना तरबूज जैसा सर नफ़ी में हिलाना शुरू कर दिया। हरगिज़ नहीं, मैं ये ख़तरनाक काम नहीं कर सकता। तेरे लिए कोई ख़तरा नहीं है, मैंने उसे यकीन दिलाया। सारा ख़तरा मैं और वो लड़की ले रहे जो ये काम करेंगे। तेरा काम सिर्फ सरमाया फ्राहम करना है। तू एक लगाकर 2 कमाएगा। और क्या चाहिए? पकड़े गए तो एक तो जाएंगे ही, साथ में खाल भी उतर जाएगी। ना बाबा, मुझे माफ़ करो। जिमी, मैं तुझे इतना बुज़दिल नहीं समझता था। मैंने उसे मुलामत की। मैं इससे भी ज़्यादा बुज़दिल हूँ, उसने फ़ौरन कहा। मेरा अभी मरने का कोई इरादा नहीं है। मौत अपने वक्त पर आती है। मैं अपनी मौत ही मरना पसंद करूँगा। यानी फाके से, मैंने जल कर कहा। मैंने हिम्मत नहीं हारी और तकरीबन फरहाद जितनी मेहनत करके जिम्मी से हाँ की जो ये शेयर निकलवा ली। उसने हाँ करते हुए धमकी दी थी कि अगर उसकी रकम ना मिली तो वह सारा प्लान जाकर कोजेक को बता देगा। मैंने जिम्मी से रकम निकलवाने के अलावा उसकी एक खाली जगह भी ले ली थी, क्योंकि हमें एक माकूल किस्म की जगह की भी ज़रूरत थी। ये एक लग्जरी फ्लैट था। जिम्मी 50,000 रुपये देते हुए यूँ आबदीदा था जैसे माँ बाप अपनी अकलौती बेटी को उसके पिया के हवाले करते हुए होते हैं। उसने बरहाए हुए लहजे में कहा, जलील, मेरे साथ कोई हरामीपन नहीं होना चाहिए, वरना क़यामत के दिन तेरा गिरबान पकड़ूंगा। ज़रूर पकड़ लेना, मैंने फ़राखदिली से कहा, और दिल में सोचा अगर जगह मिले तो। जिम्मी ने इतनी आसानी से 50,000 नहीं दिए थे। लालच के साथ मैंने उसकी कुछ दुखती रगों पर भी हाथ रखा था, तब कहीं जाकर वो माना था। 1 हफ्ते बाद मैंने कोजेक को फ़ोन किया और उसे एक अहम इत्तला दी थी। खेल का आगाज़ हो गया था। बाकी तफसील गायबाना तौर पर सुनाता हूँ। कोजेक ने अपने ग्लोब की तरह चमकते सर पर हाथ फेर कर काल बेल बजाई। जवाब ना मिलने पर उसने काल बेल पर दोबारा उंगली रख दी थी। इसके साथ इसका एक गुर्गा ख़ास भी था। आखिरकार नाजो ने दरवाज़ा खोला। वो अब बिल्कुल भी नाजो नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी जगह एक ऐसी खूबसूरत मगर अधेड़ उम्र औरत थी जिसमें कोजेक ज़रा कम ही दिलचस्पी लेता। दरवाज़ा खोलते ही कोजेक और उसका गुर्गा अंदर घुस गए थे। नाजो ने भ्रामी से चीख मारना चाही थी कि कोजेक ने बेदर्दी से उसका गला पकड़ लिया। आवाज़ ना निकले, वरना फिर नहीं निकलेगी। वो उसे धकेल कर अंदर ले आए। गुर्गा हास ने फिल्मी अंदाज में चाकू निकाल कर खोला और कोजेक की तरफ देखा, जैसे नाजो की बोटियां बनाने की इजाज़त तलब कर रहा हो। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? नाजो ने गला छूटती बेखौफी से कहा। वो जाहिर कर रही थी कि उसे कोजेक या उसके गुर्गे से कोई डर नहीं है। फिर उसने ज़रा सुस्ती से बिस्तर के तकिए के नीचे से पिस्तौल निकालने की कोशिश की। कोजेक ने बासानी उससे पिस्तौल छीन लिया था। खूब, पिस्तौल भी रखती है।
اس نے کہا اور اپنے گرگے کو اپارٹمنٹ کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ گرگے نے حکم کی تعمیل میں سجے سجائے اپارٹمنٹ کا وہ حال کرنا شروع کر دیا جو ایک انگریزی محاورے کے مطابق کوئی بیل چینی کے برتنوں کی دکان کا کر سکتا ہے۔ کوجیک نے پستول نازو کے گال پر لگا دیا۔ بڑھیا کب سے یہ دھندا کر رہی ہے؟ کون سا دھندا؟ ابھی پتہ چل جائے گا، کوجیک نے غرا کر کہا۔ گرگے خاص نے کلکاری ماری تو کوجیک اس کی طرف لپکا تھا۔ اس نے بڑی سی الماری کھول کر مطلوبہ شے تلاش کر لی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی مگر ذرا مختلف نظر آنے والی پریس مشین تھی۔ اس نے اس کا نچلا ڈھکنا کھولا تو اس میں 1000 کا ایک نیا نویلا نوٹ پڑا تھا۔ کوجیک نے نوٹ اٹھا کر نازو کے سامنے لہرایا۔ اس دھندے کی بات کر رہا تھا۔ کوئی دوسرا دھندا کرنے کی تمہاری عمر تو گزر ہی چکی ہے۔ اس کی بات پر نازو کا منہ لال ہو گیا تھا۔ اس نے غصے کا اظہار کیا تو گرگائے خاص نے اسے تھپڑ مارا۔ ابھی ہم جا رہے ہیں، کوجیک نے کہا، لیکن بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، میرے آدمی تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ تم سے کل پھر بات کروں گا۔ کوجیک نوٹ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے یقیناً نوٹ چیک کرایا تھا اور اگلے روز وہ پھر نازو کے پاس آن پہنچا۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا، تم مجھے حصہ دیے بغیر یہ دھندا نہیں کر سکتی۔ اب میں یہ کام کرنا بھی نہیں چاہتی۔ تم ایسا کرو، مجھ سے یہ مشین خرید لو۔ یہ سارے دن میں 1000 کے 40 نوٹ چھاپ سکتی ہے۔ کاغذ اور کیمیکلز میرے پاس ہیں۔ کوجیک خباثت سے ہنسا۔ جو چیز میرے قبضے میں ہو اسے خریدنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ مگر یہ مشین صرف 40 نوٹ کیوں چھاپتی ہے؟ یہ چھوٹی مشین ہے نا، اس لیے۔ بڑی مشین؟ نازو کہتے کہتے رک گئی، جیسے اس کے منہ سے غلطی سے نکلنے والا ہو۔ کوجیک چونکا۔ کون سی بڑی مشین؟ میں نے کسی مشین کا نہیں کہا۔ نازو مکر گئی، مگر وہ بھی کوجیک تھا۔ اس نے تھوڑی سی کوشش کے بعد نازو سے اگلوا لیا کہ اس طرح کی ایک بڑی مشین اور بھی تھی جو ایک دن میں 200 نوٹ چھاپ سکتی تھی۔ پرنٹنگ پریس میں کام کرنے والے پرنٹنگ کے شعبے کے ایک افسر نے ریٹائرمنٹ کے وقت وہاں سے نوٹ چھاپنے والی پلیٹیں چرا لی تھی۔ اس نے کیمیکلز اور کاغذ بھی چرایا تھا اور اسے بیچ کر بیرون ملک بھاگ گیا تھا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اگر یہاں رہا تو ایک نہ ایک دن پکڑا جائے گا۔ وہ مشین کس کے پاس ہے؟ ایک آدمی کے پاس ہے۔ میں نے یہ مشین اور سامان 2 لاکھ روپے میں لیا تھا۔ بڑی مشین کے وہ 10 لاکھ مانگ رہا تھا اور میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ یہ مشین کیسے چلتی ہے؟ یہ تقریباً 15 منٹ میں ایک نوٹ تیار کرتی ہے، نازو نے جواب دیا اور کوجیک کو عملی طور پر اسے چلا کر دکھایا۔ مشین سے 15 منٹ کے بعد ایک اور نوٹ نکلا تھا۔ کوجیک کی باتیں کھل گئی تھیں۔ یہی مشین روز 40 نوٹ پیدا کر۔ کیا زرخیز ذہن پایا ہے جلیل میاں نے۔ اس قسم کے ہیرا پھیری والے کام جلیل میاں بہت خوب کرتے ہیں، اور اس دفعہ بھی انہوں نے ایک زبردست قسم کا ایڈونچر شروع کیا ہے، اور وہ بھی نازو کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہیں یہ ایڈونچر کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اگلی قسط کا، جو انشاءاللہ آخری ہوگی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، انہیں لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشنز کو سلیکٹ کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔